नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती आयोजन की आभासी यात्रा में हम प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती पुस्तक चर्चा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लोककथा विषयक पुस्तकों की चर्चा करते हैं। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य है समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती के अवसर पर विगत 50 वर्षों में प्रकाशित लघुकथा विषयक महत्वपूर्ण पुस्तकों का स्मरण करना और नई पीढ़ी को उनसे परिचित कराना। चर्चा मुख्यतः 3 बिंदुओं पर केंद्रित रहती है। नंबर 1, पुस्तक का सामान्य परिचय एवं प्रकाशन संबंधी सूचना। नंबर 2, पुस्तक में शामिल प्रमुख सामग्री। और नंबर 3, पुस्तक की उपयोगी एवं महत्वपूर्ण विषय वस्तु और उसकी प्रासंगिकता। हमारा उद्देश्य पुस्तक की समीक्षा करना बिल्कुल नहीं है। इस कार्यक्रम में 1971 से प्रकाशित एवं हमारे कार्यालय में 31 मार्च 2021 तक प्राप्त लघुकथा विषयक पुस्तकों में से महत्वपूर्ण पुस्तकों को शामिल किया जा रहा है। हमारी टीम के साथ अन्य मित्र भी चाहें तो उमेश महादोशी यानी मुझसे मोबाइल संख्या 09458929004 पर वार्ता करके इस कार्यक्रम में सहभागी बन सकते हैं। ऐसे मित्र निर्धारित प्रारूप में चर्चा और उसका वीडियो हमें भेजेंगे और हम अपनी प्रस्तुतिकरण क्लिप के साथ किसी नियत तिथि को उसे प्रस्तुत करेंगे। अन्य मित्रों द्वारा भी चर्चा उन्हीं पुस्तकों पर केंद्रित रखी जाएगी जो हमें 31 मार्च 2021 तक प्राप्त हो चुकी हैं। चर्चा में शामिल मित्रों से एक विशेष निवेदन है कि आज के आपाधापी के समय में चूंकि लोगों के पास कहानी एवं लंबी कथा रचनाएं पढ़ने का समय नहीं है, इसलिए लोककथा का प्रचलन बढ़ रहा है। जैसे वाक्यों का प्रयोग न करें। इस तरह की सतही बातों से लघुकथा का वास्तविक महत्व प्रश्नांकित होता है। तो आइए हम आरंभ करते हैं कार्यक्रम समकालीन लघुकथा स्वर्ण जयंती पुस्तक चर्चा। आज की चर्चा में शामिल है मूर्धन्य साहित्यकार समालोचक डॉक्टर कमल किशोर गोयनका जी की लघुकथा समालोचना पुस्तक लघुकथा का समय। इस पुस्तक में लघुकथा के विभिन्न पक्षों के संदर्भ में विभिन्न अवसरों पर लिखे गए गोयनका साहब के 19 आलेख, लघुकथा से जुड़े 11 साहित्यकारों को दिए साक्षात्कार, 6 व्यक्तियों पत्रिकाओं के संपादकों को लिखे पत्र शामिल हैं। अंत में पड़ाव और पड़ताल श्रृंखला पर गोयनका साहब की सद्भावना टिप्पणी भी अंकित है। यह पुस्तक गोयनका साहब की पूर्व प्रकाशित पुस्तक लघुकथा का व्याकरण का संशोधित एवं परिवर्धित रूप है। इस पुस्तक को वर्ष 2016 में दिशा प्रकाशन ने प्रकाशित किया है, जिनका पता है 138/16 ओंकार नगर बी, त्रिनगर, दिल्ली 110035। पुस्तक का मूल्य है ₹400 मात्र। इस पुस्तक में गोयनका साहब ने लघुकथा से संबंधित अनेक पक्षों और विवादों पर खुलकर लिखा है। अपनी बात को अत्यंत सूक्ष्मता और तार्किक ढंग से समझाने का प्रयास किया है। सफलता असफलता की चिंता किए बगैर असहमति के कई बिंदुओं को सहमति के धरातल तक लाने के लिए अथक परिश्रम किया है। वरिष्ठ पीढ़ी के स्थापित साहित्यकारों में वह अकेले ही हैं जिन्होंने आरंभ से ही लघुकथा के पक्ष में इतना खुलकर बोला भी और उसे स्थापित करने के प्रयासों में अपना परिश्रमपूर्ण योगदान भी किया। कई बार तो लघुकथाकारों द्वारा किए गए अपने अनावश्यक विरोध को झेलकर भी लघुकथा के हित संवर्धन के लिए वह खड़े रहे। आरंभिक कुछ आलेखों में गोयनका साहब ने लघुकथा की आवश्यकता, लोकप्रियता, लघुकथा आंदोलन की स्थिति, उसके रूप स्वरूप और सृजन से जुड़े विभिन्न पक्षों पर महत्वपूर्ण विचार प्रकट किए हैं। वहीं उन्होंने लघुकथा की समस्याओं और उसके संबंध में मान्यताओं एवं धारणाओं पर भी तर्कसंगत ढंग से अपने विचार रखे हैं। उन्होंने गलत धारणाओं और मान्यताओं से लघुकथाकारों को सावधान किया है। वह लघुकथाकारों द्वारा
सृजन प्रक्रिया और शास्त्रीय मान्यताओं को ध्यान में रखने की बजाय स्वाभाविक लेखन पर जोर देते हैं। उनका यह कथन विचारणीय है। यह तो ठीक है कि समीक्षा शास्त्र में विधा का स्वरूप और उसका रचना विधान महत्वपूर्ण प्रश्न है, पर रचनाकार के लिए यह कोई बड़ा प्रश्न नहीं है। उसके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है अनुभूतियों का गहन संवेदनात्मक रूप लेना तथा इतना आवेगमय बनना कि वे स्वतः अभिव्यक्ति का मार्ग ग्रहण कर लें। ऐसी आवेगजन्य संवेदनात्मक अनुभूतियां अपनी अभिव्यक्ति का मार्ग तथा उसका विधात्मक ढांचा स्वयं ही तय करती हैं और उसके लिए लेखक को किसी अतिरिक्त प्रयास अथवा विधा की शास्त्रीय जानकारी की आवश्यकता नहीं होती। गोयनका साहब ने लघु कथा को लेखकहीन विधा बताते हुए उसमें लेखकीय उपस्थिति को लघु कथा की कलात्मकता को खंडित करने वाला बताया है। उनका यह कथन आज लघु कथा की महत्वपूर्ण स्थापना का रूप ले चुका है। यद्यपि इसके लिए उन्हें अपेक्षा से अधिक काफी परिश्रम करना पड़ा। उन्हें आरंभ में लघु कथाकारों द्वारा इसे ठीक से न समझने के कारण उनके कड़े विरोध का प्रत्युत्तर देना पड़ा। लंबी बहस चली, किंतु अंततः लेखक में लेखक विहीनता को अधिकांश लेखकों ने स्वीकार किया। एक आलेख में गोयनका साहब ने माधवराव सप्रे की रचना एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली लघु कथा बताने के साथ लघु कथा में प्रेमचंद के योगदान की भी चर्चा की है और राष्ट्र का सेवक को उनकी श्रेष्ठ लघु कथा बताया है। एक आलेख में लघु कथा की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने लघु कथाकारों से राजनीति के पट बंद करके लघु कथा को सार्थक विधा बनाने की कामना की है। कुछ आलेखों में डॉक्टर गोयनका साहब ने सतीश दुबे, विक्रम सोनी, कमल चोपड़ा, बलराम अग्रवाल, मधुदीप आदि जैसे लघु कथा के कुछ प्रमुख लेखकों की लघु कथा एवं लघु कथा विषयक विचारों के संदर्भ से लघु कथा पर अपने समालोचनात्मक विचार भी रखे हैं। रचनाकार की रचना दृष्टि को महत्वपूर्ण मानते हुए उनका यह कथन विचार करने योग्य है। लघु कथा में भी रचनाकार की इसी रचना दृष्टि का महत्व है, क्योंकि यह प्रत्येक रचना को दूसरी से भिन्न ही नहीं बनाती बल्कि विशिष्ट भी बनाती है। इसलिए मैं विक्रम सोनी के इस मत से सहमत नहीं हूं कि सृजन प्रक्रिया में एक कथाकार को स्वयं के संस्कारों से मुक्त होना होगा। उन्होंने प्रश्न किया है, किसी भी कथाकार का यह संस्कार, उसकी यह निजता उससे मुक्त हो सकती है? क्या व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व से अलग कर सकते हैं? यह संभव नहीं है और ना ही हमें इसकी मांग करनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में हम वह चीज मांग रहे हैं जो रचना को रचना बनाती है। रचनाकार की निजता, उसका रचनात्मक संसार, उसकी रचना दृष्टि, उसकी अपनी प्रतिभा ही तो शब्द को जीवन देती है, उनमें अर्थ भरती है। इन आलेखों में गोयनका साहब ने ऐसी कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां दर्ज की हैं। उन्होंने लघु कथा को नकली विधा कहने वालों की तर्कसंगत आलोचना की है। वह मानते हैं, एक सजीव भारत, एक जीवंत भारतीयता हिंदी की लघु कथा में पूरी प्रामाणिकता के साथ अवतरित हो रही है। उसमें संघर्ष की तथा शोषण के प्रति विद्रोह की, सांप्रदायिक सद्भाव की तथा सह अस्तित्व की चेतना पूरी ताकत के साथ विद्यमान है। गोयनका साहब लघु कथा की रचनात्मक शक्ति और उसके भविष्य दोनों को समझते हैं। 1993 में कहा गया उनका यह कथन 2015 आते आते हम सबने सत्य सिद्ध होते देखा है। लघु कथा उत्तर सदी की अनेक नई विधाओं में से एक है, यह सही है, परंतु यह भी सही सिद्ध होगा कि लघु कथा 21वीं सदी की एक महत्वपूर्ण तथा लोकप्रिय विधा बनेगी। आलेख लघु कथा कुछ विचारणीय प्रश्न 1988 में मधुदीप जी के संपादन में प्रकाशित लघु कथा संकलन पड़ाव और पड़ताल की भूमिका के रूप में लिखा गया था। चूंकि यह संकलन आज एक महत्वपूर्ण श्रृंखला के रूप में प्रतिष्ठित होकर लघु कथा का एक रचनात्मक एवं ऐतिहासिक दस्तावेज बन चुका है, इस दृष्टि से भी यह आलेख अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इस आलेख में अन्य बातों के साथ एक महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि लघुकथाकारों को लघुकथा से इतर विधाओं में भी लेखन करना चाहिए। इससे वे जीवन को भिन्न एवं व्यापक दृष्टिकोण से ग्रहण करके और अभिव्यक्ति की विभिन्न शैलियों से अवगत होकर उनका लघुकथा में सफल प्रयोग कर सकेंगे। लघुकथा और लघु व्यंग्य आलेख डॉक्टर बालेंद्र शेखर तिवारी के व्यंग्य ही व्यंग्य संकलन के माध्यम से लघु व्यंग्य को लघुकथा से अलग विधा के रूप में स्थापित करने के प्रयास पर टिप्पणी है। गोयनका साहब इस संकलन के माध्यम से डॉक्टर बालेंद्र शेखर जी द्वारा मौलिक चिंतन की प्रस्तुति की तो प्रशंसा करते हैं, किंतु लघु व्यंग्य के लघुकथा से अलग विधा के रूप में दावे को अपने तर्कों से अस्वीकार कर देते हैं। एक अन्य आलेख में चर्चित लघुकथाकार चैतन्य त्रिवेदी के लघुकथा संग्रह उल्लास पर समीक्षात्मक चर्चा की गई है। संग्रह को नई सदी का विशिष्ट संग्रह मानने के साथ तमाम लघुकथाओं को महत्वपूर्ण बताया गया है। हिंदी लघुकथा में एक समय ऐसा भी आया जब कुछ लघुकथाकारों का अहम और कुछ दुराग्रह बहुत ऊपर आ गए थे। उस दौरान कुछ अनपेक्षित संवाद भी हुए, पारस्परिक विरोध कटुता की सीमाओं तक जा पहुंचा। उसी दौरान कुछ लघुकथाकारों द्वारा कुछ चीजों को उनके वास्तविक संदर्भ में न समझ पाने के चलते गोयनका साहब का भी विरोध किया गया। गोयनका साहब ने धैर्य और तर्कों के साथ इस विरोध का उत्तर दिया और लघुकथा के प्रति अपनी सद्भावना को बनाए रखा। ऐसे कुछ अप्रिय क्षण भी इस पुस्तक में कुछ आलेखों और पत्रों के रूप में दर्ज हैं। जब आलोचना और कुछ सकारात्मक संदर्भों पर हम व्यक्तिगत आग्रहों से आगे नहीं सोच पाते तो अप्रिय बातें सामने आती ही हैं। इसके विपरीत लघुकथा को सद्भाव से ग्रहण करने पर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। लघुकथा को लेखकहीन विधा घोषित करने के मुद्दे पर गोयनका जी के साथ बलराम अग्रवाल जी के विवाद का सुखांत इसका बड़ा उदाहरण है। बलराम अग्रवाल जी की लघुकथा गो भोजनम कथा की आलोचना के मध्य की सहृदयता को भी इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। साक्षात्कारों में भी अधिकांशतः वही बातें हैं जो आलेखों में कही गई हैं, किंतु कुछ एक बातें अलग महत्व की हैं। श्री मुकेश शर्मा जी के प्रश्न के उत्तर में लघुकथा की ओर प्रतिष्ठित समीक्षकों के आकर्षित न होने के जो कारण गिनाए गए हैं, उनमें एक दो बातें निश्चित ही विचारणीय हैं। श्री कमलेश भट्ट कमल जी के साथ बातचीत में एक प्रश्न पर गोयनका साहब लघुकथा को अपने समय का कलात्मक दस्तावेज कहते हुए तथा तथ्य चित्रण वाली लघुकथा पर टिप्पणी करते हैं। यह टिप्पणी साधारण होकर भी विशेषतः नए लघुकथाकारों के लिए बेहद महत्व की है। इस टिप्पणी के अनुसार कोई भी लघुकथा सृष्टा के स्पर्श के बिना कलाकृति यानी सृजन की श्रेणी में नहीं आ सकती। तथा तथ्य चित्रण वाली लघुकथा में लेखक का कोई योगदान ही नहीं होता, उसका कोई सृष्टा ही नहीं होता। ऐसे में इस तरह के लेखन का कोई महत्व भी नहीं हो सकता। पुस्तक के अंत में महत्वपूर्ण लघुकथा संकलन श्रृंखला पड़ाव और पड़ताल पर गोयनका साहब ने अपनी स्वागत टिप्पणी दर्ज करते हुए पुस्तक के प्रकाशन तक श्रृंखला के प्रकाशित सभी 25 खंडों में शामिल सामग्री की सूचनात्मक जानकारी उपलब्ध करवाई है। हम कह सकते हैं कि लघुकथा का समय पुस्तक के माध्यम से हमें लघुकथा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर कमल किशोर गोयनका साहब के योगदान की जानकारी तो मिलती ही है, लघुकथा के लिए उनकी कई स्थापनाओं के महत्व को समझने का अवसर भी मिलता है। लघुकथा से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को समझने में भी सुविधा होती है। यह पुस्तक निसंदेह लघुकथाकारों का मार्गदर्शन करने में समर्थ है। और अब हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी मंगलवार को फिर मिलेंगे इस पुस्तक चर्चा के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए। लघुकथा स्वर्ण जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना और अपनों का बहुत बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार मित्रों।